बच्चों लास्ट टाइम 6 तक हुए थे, तो मैं एक बार 7 to 10 तक जो थ्योरी पढ़ाई थी ना वहीं तक है। उसके बाद 10 से आगे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो एक बार करते हैं। क्वेश्चन 7, मिस्टर जी परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1,06,000 on May 15, 1975. The following expenses are incurred by him for making addition alteration to the house property. Cost of construction of first floor, बच्चों इम्प्रूवमेंट पे 1/4/2001 से पहले खर्च हुआ है तो इग्नोर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर 2-3, ये ठीक है, 735। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी 12-13, 5,50,000। अब ये कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 850, तो 1,06,000 और 850, तो 850 ज्यादा है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये दोनों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय मिस्टर जी ऑन अगस्त 10, 2022 फॉर 68 लाख। Gross sale consideration. Expenses incurred on transfer 50,000. Compute the capital gain for the assessment year 23-24. तो एक बार पहले आप देखो बच्चों, 1-2 का CII, 2-3 का CII, तो हम कहेंगे 1-2 का भी चाहिए क्योंकि 1/4/2001 से पहले खरीद रखी है, 2-3 का भी चाहिए, 12-13 का भी चाहिए, तीनों दे रखे, और 22-23 का 331। एक बार करते हैं कंप्यूट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। Gross sale consideration 68 lakh, less expenses on transfer 50,000। इसमें से हमने लेस किया 67,50,000। नेट सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 850, ऊपर 331, नीचे बच्चों 100। इसी तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो 1/4/2001 से पहले इंप्रूवमेंट कराई है वो कॉस्ट तो इग्नोर होगी, बाद वाली कंसीडर्ड होंगी दोनों, बाद वाली कंसीडर्ड होंगी दोनों बच्चों। पहली 7,35,000, 2-3 में हमने की है 331, नीचे 105। इसके बाद सेकंड वन 5,50,000, ऊपर 331, नीचे 12-13 का 200, 28,13,500। सेकंड वाला आ रहा है बच्चों 23,17,000। थर्ड है बच्चों 9,10,250। अब ये सारा हम लेस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,09,250, तो हम बच्चों नोट लिख देंगे। Here asset was acquired before 1/4/2001, so cost of acquisition is एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन, जितने में परचेज की है 1,06,000, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ₹8,50,000, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ₹8,50,000। सेकेंड नोट आपने लिखना है, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर। जो भी अमाउंट हम खर्च करेंगे ना 1/4/2001 से पहले, तो इग्नोर होगा। अब हमने बच्चों थ्योरी में हमने पढ़ा है, जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पढ़ा था ना, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, तो एक बार पढ़ते हैं कैसे। क्वेश्चन 8, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द एसेट हेल्ड वाज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फर्स्ट है बच्चों, आर होल्ड 1,000 शेयर्स इन जी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड शेयर्स के केस में 12 महीनों का टाइम कंसीडर होता है, विच गोज इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 अक्टूबर 2022। आर परचेज दीज शेयर्स ऑन 31 जनवरी 2022, मतलब 31 जनवरी को खरीदे, 31 अक्टूबर को कंपनी का लिक्विडेशन डिक्लेयर हो गया।
द कंपनी मेड द पेमेंट टू आर, हालांकि इसको पेमेंट 31 मार्च 23 को हुई है, ये कोई कंसीडर नहीं होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग है 31 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर, लेस देन 12 मंथ्स, देन इट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्वेश्चन 8 ए पार्ट, द पीरियड subsequent to the date of liquidation of company shall be excluded. So the period of holding is less than 12 months. It is short term capital asset. तो ये क्या हो गई? short term capital asset. B part, G got a diamond ring by way of gift from his uncle on 1st January 2022. अब गिफ्ट मिला है। This ring was purchased by his uncle on 30th December 2019. अब अगर मैं देखूं तो 30 दिसंबर 2019 को उसके अंकल ने खरीदी थी, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में ये पीरियड इंक्लूड होगा जितना टाइम उसका अंकल ने उसको होल्ड किया है। जी सोल्ड दिस रिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। तो अब आप देखो 3 साल से 2 दिन एक्स्ट्रा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। तो एक बार करते हैं, द पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर shall be included in this case. So the period of holding more than 36 months, क्योंकि 3 साल से ज्यादा पीरियड है, इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सी केस है बच्चों, जी एक्वायर 1000 शेयर्स इन जे लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड शेयर्स हैं तो 12 महीनों का टाइम देखेंगे। 28 फरवरी 2022 को ये एक्वायर्ड किए हैं जे लिमिटेड। He surrendered these shares to the company on 31st August 2022 in pursuance of scheme of amalgamation. इस कंपनी का अमलगमेशन हुआ, इसलिए ये वाले शेयर इसको सरेंडर करने पड़े। इसकी जगह इसको 500 शेयर मिले हैं एस लिमिटेड में, ए लिस्टेड कंपनी, द अमलगमेटेड कंपनी, इन ल्यू ऑफ सच शेयर सरेंडर। अब ये कह रहा है जी सेल्स दीज शेयर्स ऑन 31st मार्च। अब ये वाला पीरियड शुरू होगा 28 फरवरी से, जब इसने एक्चुअल में शेयर खरीदे थे अमलगमेटिंग कंपनी, क्योंकि पुराने वाले पीरियड को इंक्लूड करते हैं। तो 1 साल 1 महीना, मतलब 12 महीने से ऊपर होते ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स हैं। एक बार करते हैं अटेम्प्ट, द पीरियड ऑफ होल्डिंग shall include the period during which shares of amalgamating company were held by जी। पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड करेंगे जितना टाइम उसने अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर भी होल्ड किए। सो द पीरियड ऑफ होल्डिंग is more than 12 months. It is long term capital asset. D है बच्चों केस, R acquire 1000 shares in G Limited, a listed company, again listed shares हैं, on 29th March 2022. He is allotted 500 shares of a resulting company as limited, a listed company, in scheme of demerger. Demerger किस दिन हुआ ये हमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसको पुरानी कंपनी के बदले में नई कंपनी के शेयर मिल गए, तो पुराने वाले पीरियड को इंक्लूड करते हैं। ही ट्रांसफर दी शेयर्स ऑन 29th मार्च 2023, 1 साल 1 दिन। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। करते हैं, द पीरियड ऑफ होल्डिंग shall include
द पीरियड ड्यूरिंग विच shares of demerged company were held by R. So the period of holding is more than 12 months. It is long-term capital asset. Question 9th है बच्चों, Mr. B purchased convertible debenture for 5 lakh during August 2002. The debenture were converted into shares in September 2012. These shares were sold for 15 lakh in August 2022. तो मतलब 22-23 में एक्चुअल में ये शेयर्स बेचे हैं, इसने खरीदे, डिवेंचर थे, डिवेंचर को कन्वर्ट करा है, पुराने वाले पीरियड को इंक्लूड करती है। द ब्रोकरेज एक्सपेंस आर 50,000। तो ग्रोस सेल कंसिडरेशन में से पहले ब्रोकरेज का खर्चा घटेगा, नेट सेल कंसिडरेशन, और फिर 5 लाख इसका इंडेक्सेशन होना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सीआईए आपको 2-3 का दे रखा है, हालांकि 12-13 का नहीं चाहिए हमें जब कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि पुराने वाले पीरियड को इंक्लूड करते हैं, और 22-23 का 331। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले ग्रोस सेल कंसिडरेशन 15 लाख, लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, नेट सेल कंसिडरेशन 14,50,000, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट वही होगी जितने में डिबेंचर खरीदे थे, 5 लाख इंटू CII। ऊपर तो आपका 22-23 331 और नीचे 105, 15,76,190। ये बच्चों इसमें से लेस किया तो लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। नोट आप बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, 1,26,190। क्वेश्चन 10, X and Sons HUF purchase a land for 120 in previous year 2-3. In the previous year 6-7 a partition take place when Mr. A co-partner का मतलब होता है HUF के जो मेंबर हैं जिनका डायरेक्ट हिस्सा होता है, that are called co-partner, is allotted this plot valued at 150। अब इसको अपने HUF से प्लॉट मिला है, तो मतलब एक तरह से फैमिली से जब हमारे को अपना हिस्सा मिलता है तो वो एक तरह की नॉन ट्रांसफर ट्रांजैक्शन है, क्योंकि फैमिली ने को पार्टनर मतलब जो पर्सन मेंबर है उसको बेची नहीं है, तो उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है ये रेलेवेंट नहीं है। कॉस्ट इसके लिए वही होगी जो फैमिली के लिए कॉस्ट थी, मतलब जब परचेज किया था 2-3। इन प्रीवियस ईयर 7-8 ही हैड इनकर्ड एक्सपेंसेस 2,35,000 टुवर्ड्स फेंसिंग द प्लॉट। तो उसने 2,35,000 इसके ऊपर इंप्रूवमेंट पे खर्च किए हैं 7-8 में। Mr. A sells this plot of land for 15 lakh in the previous year 22-23। तो सेल कंसिडरेशन हो गया 15 लाख। After incurring expenses to the extent of 20,000 that are expenses on transfer, you are required to compute capital gain for the assessment year 23-24। तो 2-3 का आपको CII दे रखा है, 6-7 का हमें नहीं चाहिए, वो सिर्फ बच्चों पार्टीशन वाला था, उसका तो कोई लिंक नहीं है। उसके बाद 7-8 क्योंकि इंप्रूवमेंट पे खर्च किए थे, और 22-23 जिस ईयर ट्रांसफर किया है। एक बार करते हैं अटेम्प्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले ग्रोस सेल कंसिडरेशन 15 लाख, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 20,000, ये 14,80,000 हो गया नेट सेल कंसिडरेशन। प्लस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो पुराने ओनर के लिए कॉस्ट है वही इसके लिए है, 1,20,000।
और CII भी 2-3 का इंडेक्सेशन में यूज होगा। ऊपर 331, नीचे 105। सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 7-8 में कराई है। अमाउंट है 2,35,000, ऊपर 331, नीचे 129। ये है बच्चों 3,78,286। और ये सेकंड वाला है 6,02,984। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बच्चों आ रहा है 4,98,730। यही आंसर है। अब एक बार फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55 ये कहता है इट इज द प्राइस विच द असेसी हैज पेड फॉर द अमाउंट विच द असेसी हैज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जो एसेट आपने खरीदी है उसके लिए जो आपने पे किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द टाइटल आर ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो उसकी रजिस्ट्री होती है, बीच में ट्रांसफर का खर्चा लगता है, मतलब एक तरह की ब्रोकरेज। प्रॉपर्टी खरीदी, डीलर के थ्रू खरीदी, उसको ब्रोकरेज पे की, रजिस्ट्री कराई, वो सब उसमें इंक्लूड होगा। इवन वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। आपने अगर उधार ले रखा है, जो इंटरेस्ट आप एसेट के यूज करने तक पे करेंगे वो भी कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। अब फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एसेट अदर देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अभी आगे बढ़ेंगे, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होना है। नॉर्मल एसेट्स के केस में मेरे से कोई पूछे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एसेट एक्वायर्ड कब की है, 1/4/2001 से पहले या बाद। अगर फर्स्ट फॉर 2001 के बाद एक्वायर्ड की है तो बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एसेट। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर 2001 से पहले एक्वायर्ड की है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट फॉर 2001 और एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एसेट एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। तो असेसी तो हायर वाले ऑप्शन को ही देगा ताकि कैपिटल गेन कम से कम आए। तो ये तो सिर्फ टैक्स के पर्पज से कंप्यूटेशन होनी है। However, in case of capital asset being land or building or both, fair market value of such asset on first for 2001 shall not exceed stamp duty value wherever available of such asset। मान लो आपके पास उस जगह की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ही नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होगी। लेकिन अगर वहां की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो फेयर मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। अभी ना हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 50C बच्चों आगे, उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रेलेवेंस पता लगेगा कितना ज्यादा। अब इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है जो आप शेयर्स खरीदते हो। तो शेयर्स को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर और राइट शेयर। तो एक बार तीनों के बारे में समझते हैं बच्चों, क्या होती है इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले ओरिजिनल शेयर, जैसे नॉर्मल कोई भी एसेट खरीदते हैं वैसे शेयर्स खरीद रखे हैं, इसलिए इसका प्रोविजन भी सेम है। अगर हमने ये एक्वायर्ड की है 1/4/2001 के बाद तो एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेयर एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट फॉर 2001 cost of acquisition will be fair market value as on first for 2001 or actual purchase consideration paid for the shares at the option of the assessee। आप सीधा कह सकते हो विच एवर इज ग्रेटर, जो हायर है जो ग्रेटर है वो माना जाएगा। अब बोनस शेयर क्या होते हैं, कंपनियां अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देती है, तो मतलब उसका एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन तो 0 हो गया। अब अगर आप मेरे को कहते हो कि सर बोनस शेयर 1/4/2001 के बाद एक्वायर्ड किए हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नील, क्योंकि एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन वो तो कुछ पे ही नहीं किया। और दूसरा केस इफ एक्विजिशन बिफोर फर्स्ट फॉर 2001 cost of acquisition of bonus shares will be fair market value of bonus share as on first for 2001। ऐसा क्यों? अगर आपको 1/4/2001 से पहले मिले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, आप कहोगे एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन, मैंने कहा वो तो 0 है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट फॉर 2001 विच एवरेज हायर। तो एक चीज तो 0 है और दूसरी पक्का पॉजिटिव है, जो आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है उसकी, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तीसरे नंबर पे होता है बच्चों राइट शेयर। अगर राइट शेयर हम सीधा डायरेक्टली कंपनी से परचेज करेंगे तो ऊपर जैसे ओरिजिनल शेयर की कंप्यूटेशन की है वैसे राइट शेयर की होगी, लेकिन हम राइट को रिनाउंस कर सकते हैं किसी और के फेवर में। अगर ऐसा किया है तो
तो उस राइट की कॉस्ट ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए मैं कहूंगा वो तो जीरो। कहता है क्यों, मैंने कहा उसके लिए कुछ पे थोड़ा किया था, वो तो राइट आपको ओरिजिनल शेयर के प्रपोर्शन में वैसे ही मिले थे। तो जो भी अमाउंट मिलेगा थर्ड पार्टी को अपना राइट रिनाउंस करने के लिए, हमारे लिए तो कैपिटल गेन ही हो जाएगा। और वो जो थर्ड पार्टी जिसने हमसे राइट लेकर कंपनी में वो शेयर्स खरीदे हैं, उसके लिए कॉस्ट क्या है, जितने रुपीज उसने हमें पे किए हैं प्लस जितने रुपीज उसने कंपनी को पे किए हैं। एक बार समझना यहाँ पर कैसे। ए पॉइंट, व्हेन राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू एंटाइटलमेंट, मतलब आपके पास ओरिजिनल शेयर थे, उन्होंने राइट का ऑप्शन दिया, आपने राइट शेयर कंपनी से खरीद ली। कॉस्ट ऑफ शेयर शैल बी द अमाउंट विच इज पेड टू द कंपनी फॉर एक्वायरिंग सच शेयर। हालांकि 1/4/2001 वाला क्राइटेरिया तो रहेगा। बी पार्ट, इफ एनी शेयर होल्डर हैज ट्रांसफर हिज राइट इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, उसने आप नहीं खरीदे राइट शेयर, अपने राइट को किसी और के फेवर में सरेंडर कर दिया, देन कॉस्ट ऑफ राइट शैल बी नील फॉर द ओरिजिनल शेयर होल्डर। और अब क्वेश्चन आती है जिसके फेवर में राइट रिनाउंस किया है उसके लिए राइट शेयर की कॉस्ट क्या होगी। फ्री में तो वो राइट रिनाउंस करने से रहा। इफ राइट शेयर हैज बीन परचेज बाय ए पर्सन फ्रॉम एनी शेयर होल्डर, देन कॉस्ट ऑफ राइट शेयर फॉर परचेसर, जिसने वो खरीदे हैं राइट शेयर, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस अमाउंट गिवन टू ट्रांसफरर ऑफ दैट राइट। जैसे मेरा एक फ्रेंड है ए, उसके पास किसी कंपनी के 20,000 शेयर है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उस कंपनी के शेयर खरीदने में, उसके पास 4x1 का ऑप्शन आया, 5,000 राइट शेयर वो खरीद सकता है। उसने मुझे कहा मैं खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे को दे दे राइट अपना, मेरे फेवर में रिनाउंस कर दे, मैं खरीद लूंगा। कहता फ्री में थोड़ा, 50,000 रुपए दे दे, मैं देता हूँ राइट। मैंने कहा 50,000 रुपीज उसको पास ऑन कर दिए, तो उसके लिए तो वो 50,000 कैपिटल गेन है, क्योंकि उसकी राइट की कॉस्ट तो जीरो है। उन शेयर्स के लिए मुझे कंपनी को 2 लाख और देने पड़े, 50 मैंने उसको दिए हैं, तो मेरे लिए उन राइट शेयर की कॉस्ट क्या हो गई, 2,50,000, जितने रुपीज कंपनी को दिए हैं प्लस जितने उस ट्रांसफर को दिए हैं जिसने मेरे फेवर में राइट रिनाउंस किया है। थर्ड है बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी on which STT is paid both at the time of purchase and transfer। पहले आपने याद रखना है बच्चों, अभी हमने पीछे थ्योरी में नोट पढ़ा है कि एसटीटी जो पे किया होता है ना लिस्टेड शेयर्स के केस में, और वो आपके लिए कैपिटल एसेट है, तो ना तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड होता है जो परचेज के टाइम पे पे किया था, और ना ही उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मानकर लेस करते हैं जब आप उन शेयर्स को बेचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बेनिफिट क्या जोड़ रखा है बच्चों, 1 फरवरी 2018 से पहले जो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो एग्जाम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1030A। ये गवर्नमेंट ने इसलिए कर रखा था कि लोग लंबे टाइम के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब शेयर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो गई, तो अब गवर्नमेंट हमेशा के लिए तो उसको एग्जाम नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन विड्रॉल करने की सोची। अब एकदम से एग्जाम्पशन विड्रॉल होगी तो फिर तो वो दोबारा फॉल हो जाएगी मार्केट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए बेनिफिट कुछ हद तक रखा। तो खास तौर पे एक पर्सन ने मान लो शेयर खरीदे 5-6, अब एकदम से गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2018 को कहा कि अब से आगे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। तो वो पर्सन कहता है कि मैं अगर इससे पहले बेच देता तो मेरा LTCG एग्जाम्प्ट होता, अब मैं इसके बाद बेचूंगा तो वो तो टैक्सेबल होगा। तो इस पीरियड को भी तो समझो जितने शेयर की वैल्यू बढ़ी है। मान लो उसने शेयर्स यहाँ पर बच्चों 100 रुपए का खरीदा था, और 2018 में 31 जनवरी 2018, इससे एक दिन पहले जिस दिन ये टैक्सेबल किया गया, उस शेयर्स की वैल्यू 350 रुपए। अगर वो 31 जनवरी 18 को बेच देता तो उसका सारा कैपिटल गेन एग्जाम। तो वो पर्सन कहता है आप टैक्सेबल कर रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने पहले ही इस चीज को कंसीडर करके चला। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर ये 350 रुपए में बिकते हैं तो आपका कैपिटल गेन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 350 मान लेंगे। लेकिन अगर बाद में आप इसको 450 में बेचते हो तो 450 माइनस 350, 100 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एक तो गवर्नमेंट ने इसमें से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया, क्योंकि जब यहाँ तक तो गवर्नमेंट वैसे ही ले आई कॉस्ट को। मतलब मेरे से कोई पूछे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो मैं कहूंगा जितने में खरीदे थे और 31 जनवरी 2018 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर अवेयर थी कि अगर हम जो डिसीजन ले रहे हैं एकदम से शेयर मार्केट फॉल ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को सेफ हैंड में भी रखा।
मान लो 350 वाला शेयर गिरकर 200 रुपए का आ गया, क्योंकि शेयर मार्केट बुरी तरह से फॉल हो गई इस डिसीजन से। तो गवर्नमेंट इस चीज से लेकर अवेयर थी, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 350 नहीं होगी, बल्कि क्या होगी 200, जितने में वो शेयर बिक रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट 350 को ही मान ले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बाद में वो 200 का बिके, तो 150 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उस केस में क्या प्रोविजन डाला समझना, लेकिन पहले मैं सेकंड पॉइंट और बता दूं। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच एसटीडी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट होती है म्यूचुअल फंड की, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब म्यूचुअल फंड वाले आपसे लिए हुए पैसे का 65% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं, तो उनको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं। तो आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट ले रखी है और बेशती बार एसटीटी पे कर रखा है, तो आप इसके अंडर आ जाएंगे। तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बोली है, ध्यान देना बच्चों। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, जितने में आपने खरीदी थी, और सेकंड लोअर ऑफ, किस दो में से लोअर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 जनवरी 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। मतलब जैसे ये 100 रुपए का हमने खरीदा, मार्केट वैल्यू 350 थी 31 जनवरी को, और सेल हुआ 200 में, तो 350 और 200 में से कम 200, और 200 और 100 में से ज्यादा 200 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाए। लेकिन अगर ये 450 का सेल होता, 350 और 450 में से कम आप कहते 350, और 100 और 350 में से ज्यादा 350, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पूरा नोट। क्योंकि गवर्नमेंट अगर 1 फरवरी 2018 को लाई थी, तो गवर्नमेंट ने इसके साथ क्या क्या अपने आप क्लियर किया था। गवर्नमेंट जब भी कोई नई चीज लाती है ना एकदम से बिल्कुल नई, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनके आंसर अपने आप दे, क्योंकि उनको पता है ये हर कोई पूछेगा। तो एक बार देखो क्या लिखा है नोट सेकंड, और फिर वो उससे रिलेटेड और बहुत सारी क्लैरिटी की गई। ये नोट सेकंड है, एक बार पढ़ते हैं। 4 पॉइंट में तो पहले क्लियर किया गवर्नमेंट ने कि क्या करने वाले। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, ये प्रोविजन तभी लगेगा अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर खरीद रखे। अगर कोई बाद में खरीदे तो अब तो उसको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होता। तो अब क्या है, अब तो जब भी बेचेगा जो भी कैपिटल गेन आगे के पीरियड का होगा वो टैक्सेबल है। विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर आपने ये शेयर खरीदे हैं 31 जनवरी 2018 को, तो एक्चुअल कॉस्ट, however if actual cost is less than fair market value of such asset as on 31st January 2018, fair market value will be deemed to be cost of acquisition। उसके बाद फिर आगे बोला, further if full value of consideration, जितने में बिके हैं, is less than fair market value, then such full value of consideration or actual cost whichever is higher will be deemed to be the cost of acquisition। मतलब मेरे से कोई पूछे ये क्या कहना चाहता है, मैं कहूंगा लिस्टेड शेयर्स के केस में अगर वो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे हैं, तो वो कहते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन या फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को, दोनों में से जो ज्यादा है। लेकिन वो कहता है कि अगर बाद में बिके, जो सेल कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन whichever is higher। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझो। 4 हैं बच्चों। पहले फर्स्ट, एक इक्विटी शेयर है, इन्होंने 1 जनवरी 2017 में खरीदा 100 रुपए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए थी 31 जनवरी 2018 को, और ये सेल हुआ है 1 अप्रैल 2018 को 250 का। तो अब आप सेल कंसिडरेशन ज्यादा है तो इसको तो छोड़ो 250, एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और एफएमवी, तो हम कहेंगे उस केस में तो फेयर मार्केट वैल्यू 200 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बाद में सेल कितने में हुआ है 250, तो 250 माइनस 200, 50 रुपीज क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और गवर्नमेंट अभी जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो गवर्नमेंट क्लियर कहती है कि इसमें हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे रहे, लेकिन एक बेनिफिट जोड़ दिया कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक होगा वो एग्जाम्प्ट ही रहे, और 1 लाख से ऊपर वाले के ऊपर भी 112 ए के अकॉर्डिंग 10% से टैक्स लगे। तो एक बार देखो वापिस चलते हैं, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड,
An equity share is acquired on 1st of January 2017 at 100. फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को 200 थी एंड इट इज सोल्ड ऑन 1st अप्रैल 2018 फॉर 150. अब बिका कम नहीं है. In this case, actual cost of acquisition is less than fair market value as on 31st January 2018. However, sale value is also less than fair market value as on 31st January 2018. Accordingly, the sale value of 150 will be taken as cost of acquisition. मतलब आप समझो ना कि actual cost of acquisition क्या होगी, दोनों में से जो कम हुआ, fair market value या फिर सेल कंसिडरेशन. तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन कम है एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी नील, क्योंकि आपका 150 का है कॉस्ट और 150 में सेल हुई. रीजन क्या है कि आपकी बाद में वैल्यू गिर गई तो गवर्नमेंट लॉस थोड़ा मानेगी उसको. गवर्नमेंट ने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st जनवरी 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, दोनों में से जो कम है. और फिर उसके बाद फिर उसको किससे कंपेयर किया जाएगा, एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन और ये अमाउंट, दोनों में से जो ज्यादा हुआ. थर्ड एग्जांपल बच्चों, एन इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1st of January 2017 at 100. फेयर मार्केट वैल्यू 50. फेयर मार्केट वैल्यू कम हुई है ऑन 31st January 2018 एंड इट इज सोल्ड ऑन 1st April 2018 150. पहले इन दोनों में से कम देखो, 50 और 150 में 50, और फिर 100 और 50 में से ज्यादा देखो तो हो गई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल 150 में हुआ है. इन दिस केस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 इज लेस देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन and therefore actual cost of rupees 100 will be taken as actual cost of acquisition and long term capital gain will be 50. 150 minus 100. अभी बच्चों क्वेश्चनों से भी क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल 4, एन इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1st of January 2017. कितने का एक्वायर्ड किया है, 100 रुपए का. फेयर मार्केट वैल्यू 200 थी 31 जनवरी 18 को. सेल हुआ है 50. अब 200 और 50 में से कम 50 और 100 और 50 में से ज्यादा तो 100 रुपीज कॉस्ट होगी. इन दिस केस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018. सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 एंड आल्सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो एक्चुअल कॉस्ट जो 100 है उसी को कंसीडर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा क्योंकि 50 में सेल हुआ है, कॉस्ट 100 है, 50 रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया. अब बच्चों सम क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 112. ये जब गवर्नमेंट लेकर आई थी ना 1 फरवरी 2018 को, तभी ये साथ में आंसर दे दिए. कोई भी नई चीज आएगी आप देखना यहाँ ऐसे लिखकर वो सारी चीजों की आपकी क्यूरियोसिटी के आंसर देते. जब जीएसटी लाए थे ना 1 जुलाई 2017 को, तब उसके साथ भी सेम किया. मतलब एज ए टीचर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई नई चीज है तो वो अपने आप आंसर देते जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही ना आए. पहला उन्होंने बच्चों क्वेश्चन बनाकर आंसर दिया, वेदर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इन्फ्लेशन इंडेक्स. तो उन्होंने कहा नो, द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइन. नए सिस्टम के अंदर जो सा ये 112 है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. लेकिन what will be the tax treatment of transfer made on or after 1st April 2018. तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होगा ना बच्चों, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ₹1 lakh arising from the transfer of these assets made on or after 1st April 2018 will be taxed at 10%. However, there will be no tax on gain accrued up to 31st January 2018. वो लगेगा कैसे टैक्स आपको, उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बोला एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018, दोनों में से जो ज्यादा है. तो आपकी जो वैल्यू 31 जनवरी 18 तक बढ़ी है उसके ऊपर तो टैक्स लगा ही नहीं रहे. उसके बाद जितने एक्स्ट्रा में बिकेगा उसमें भी 1 लाख रुपए एग्जाम्प्ट और 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% टैक्स लगेगा. थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड. होल्डिंग पीरियड तो पुरानी डेट से ही काउंट होगा जब आपने खरीदे थे. होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. फोर्थ वन है बच्चों, अगर मान लो किसी ने ऐसे बोनस शेयर ली, बोनस शेयर्स का ना एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन 0 होता है, तो उस केस में तो फेयर मार्केट वैल्यू या जितने में सेल हुए हैं दोनों में से जो कम वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. What will be the cost of acquisition in case of bonus share acquired before 1st February 2018?
The cost of acquisition of bonus share acquired before 31st January 2018 will be determined as per section 55(2). Therefore, fair market value of bonus share as on 31st January 2018 will be taken as cost of acquisition. क्यों? क्योंकि एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन तो जीरो है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही कंसिडर होगी. Hence, gain accrued up to 31st January ऑटोमेटिकली वो वाला गेन तो खत्म कर दिया, 31 जनवरी 2018 तक हुआ है, क्योंकि खरीदे में जीरो में है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होनी चाहिए. लेकिन वो कहते हैं 31 जनवरी तक तो हमारा एलटीसीजी 1038 के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्ट होता था, हम नए वाले पर्सन को भी वो बेनिफिट देंगे जो उस डेट के बाद सेल कर रहे हैं, खरीदे पहले हुए. राइट शेयर उसके केस में भी सेम बच्चों. What will be the cost of acquisition in case of right share acquired before 1st February 2018? Cost of acquisition of right share acquired before 31st January 2018 will be determined as per section 55. Therefore, fair market value of right share as on 31st January 2018 will be taken as cost of acquisition, and hence gain accrued up to 31st January 2018 will be exempt. और अगर मान लो सेल कंसिडरेशन कम हुआ तो उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा. और अब ये कह रहा है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. मैं कहूंगा जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरे होते हैं, ये भी किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो जाएगा और 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा. What will be the treatment of long-term capital loss arising from transfer made on or after 1st April 2018? ये कह रहा है long-term capital loss arising from transfer made on or after 1st April 2018 will be allowed to be set off and carry forward in accordance with existing provision of the Act. Therefore, it can be set off against any other long-term capital gain, and unabsorbed loss can be carried forward to subsequent 8 years or set off against long-term capital gain. जैसे बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का होता है सेम ट्रीटमेंट होगा. एक बार मैंने एसेट एक्वायर की बच्चों, उसके बाद उसके ऊपर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, एक्विजिशन का मतलब एक्विजिशन करने के बाद यूज करना शुरू कर दिया, फ्यूचर में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तब इसका क्या प्रोविजन है, किस तरह से करते हैं वो समझना बस. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो पहले एक बार इंप्रूवमेंट का मतलब समझ लेते हैं कि वो होती क्या है. नोट, cost of improvement does not include any expenditure which is deductible in computing the income chargeable under the head income from house property, PGBP, income from other sources. मतलब अगर मान लो कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया जा रहा है किसी एसेट के रिगार्डिंग, तो उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थोड़ा बोला जाएगा. बच्चों मेरे पास ना हाउस प्रॉपर्टी, वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका मैंने इंश्योरेंस करा रखा है और किराए पे चढ़ा रखा है. अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ वो तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो मैं कहता हूँ ईयरली मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो पे किया है, वो भी तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आना चाहिए, वो थोड़ा आएगा. वो कहते हैं कोई भी खर्चा जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी किसी भी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज में, वो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगा. ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. रूटीन एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. जो कैपिटल नेचर का खर्चा होगा वही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है. और अब बच्चों यहाँ पर पहले बताया है फर्स्ट पॉइंट, इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल, थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, हम इनको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं. तो इनकी इंप्रूवमेंट की कॉस्ट हमेशा नील मानी जाए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुडविल या ये राइट आपके सेल्फ जनरेटेड है या एक्वायर्ड है. अभी बच्चों जस्ट मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पढ़ूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में आपने खरीदा है, फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट भी नहीं देती गवर्नमेंट. इंप्रूवमेंट के केस में क्लियर मना कर रही है कि इन एसेट के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को नील माना जाए, कंसीडर्ड नहीं होगी. जैसे आपने किसी दूसरे बिजनेस की गुडविल खरीदी, आपने कहा जब हमने गुडविल खरीदी थी तब तो इनके 10,000 कस्टमर थे, अब तो 1 लाख हो गए, तो हमने उसकी वैल्यू भी तो इंक्रीज की है. तो हमने कहा कैसे किया, आपने कहा एडवर्टाइजमेंट की है. अब एडवर्टाइजमेंट तो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, उसकी तो आप डिडक्शन ले चुके हो, तो उसको दूसरी बार गवर्नमेंट थोड़ा अलाउड करेगी. तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि इन एसेट के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर्ड नहीं होगी. जैसे एडवर्टाइजमेंट ना हम कई बार बहुत हैवी कर देते हैं, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, भले ही कुछ किया हो, जब तक वो कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है तब तक. तो गवर्नमेंट कहती है इन एसेट के केस में तो भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे आप इन पे कोई खर्च कर ही नहीं सकते हो. दूसरे नंबर सेकंड है बच्चों, इन रिलेशन टू एनी अदर एसेट. तो यहाँ नॉर्मल एसेट की बात हो रही है. फर्स्ट, वेयर कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ प्रीवियस ओनर और असेसी. अगर बच्चों एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड की होगी
तभी तो आप इंप्रूवमेंट पे पैसा 1/4/2001 से पहले कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इट विल बी ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन और अल्टरेशन टू कैपिटल एसेट ऑन और आफ्टर 1/4/2001 से बाद वाला तो कंसीडर होगा बाय द प्रीवियस ओनर और द असेसी। Expenditure incurred by assessee or previous owner before 1st April 2001 is to be completely ignored, whether the assessee opt for fair market value as on 1st April 2001 or not। क्योंकि मैंने इसके पीछे लॉजिक ये दिया था, हमने एक एसेट खरीदी 1 लाख की, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 6 लाख है। हमने बीच में इंप्रूवमेंट पे 50,000 भी खर्च किए थे, तो 6 लाख तो उस टाइम पे एसेट जिस सिचुएशन में इंप्रूवमेंट को इंक्लूड करके है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पहले वाली इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। और अगर बच्चों एसेट एक्वायर्ड ही 1/4/2001 के बाद हो तो आप इंप्रूवमेंट पे खर्चा पहले कर ही कैसे सकते हैं? फिर तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसके एक्विजिशन के बाद तो सब किस में इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। all capital expenditure incurred in making any addition or alteration to the capital asset by the assessee after it becomes his property or where capital asset become property of assessee by any mode specified। जैसे मान लो मेरे फादर से मेरे पास आई है तो उसको नॉन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 49(1) में के अंदर बोला जाता है उसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर आल्सो बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उसके बाद उसके ऊपर जो भी खर्चा करूंगा मैं वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, और प्रीवियस ओनर ने एक्विजिशन के बाद भी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कवर होगा। सिर्फ कौन सा नहीं कवर होगा? अगर एसेट 1/4/2001 से पहले की है और आपने उस टाइम पे इंप्रूवमेंट पे खर्च किया था, चाहे आपने चाहे प्रीवियस ओनर ने, वो इग्नोर हो। बच्चों आपको एक बात क्लियर करनी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल के केस में यहाँ पर लिख रखा है कैपिटल गेन में कि डेप्रिसिएशन अलाउड होता है गुडविल पे अप टू प्रीवियस ईयर 2021, जबकि एक्चुअल में ये 1920 है। हमने अभी एज इट इज स्टडी के अकॉर्डिंग कर दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है ये बात कि अप टू 1920 है बच्चों। तो अगर मेरे से कोई पूछे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है, और अगर परचेस है तो जितने में खरीदी है, लेकिन आप उसके ऊपर क्या क्लेम कर चुके हो? डेप्रिसिएशन। तो मैं कहूंगा फिर जितने में खरीदी थी प्लस माइनस जितना डेप्रिसिएशन 2021 तक लगा है वो घटा दो, बाकी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट एफएमवी का फायदा नहीं देती। एक बार देखो कैसे लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये सारी इंटेंजिबल एसेट जितनी है, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद ए बिजनेस, प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरिज परमिट, लो मार्क। अब ये क्या क्या रहा है ये समझना। इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी नील, और सेकंड इफ इट इज परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड then its cost of acquisition shall be actual purchase consideration paid for it. However, in case of a capital asset being goodwill of a business or profession in respect of which depreciation under section 32(1) has been obtained by assessing any previous year up to previous year 2021, the cost of acquisition of such goodwill would be the amount of purchase price as reduced by total amount of depreciation up to previous year 2021। मतलब जितना डेप्रिसिएशन आप पास में क्लेम कर चुके हो प्रीवियस ईयर 2021 तक, वो परचेज कंसिडरेशन में से घटा दो। रिमेनिंग जो बच जाएगा, जो प्रीवियस ईयर 2021 तक 31 मार्च को उसकी डब्ल्यूडीवी थी, वही आपके लिए क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्टेन्ड बाय असेसी अंडर सेक्शन 32(1). The option of FMV as on 1st April 2001 is not available in respect of transfer above asset, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो या अदरवाइज हो, तो आपको एफएमवी का बेनिफिट इनके रिगार्डिंग नहीं मिलेगा जो 1/4/2001 का होता है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। बच्चों हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 47, वो आगे थेटिकल में आएगा, नॉन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। जैसे फादर ने अपने सन को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, फैमिली का पार्टीशन हुआ, आपको विल के अंडर प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपने खरीदी थोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ओनरशिप आपके पास आ गई। अब आपने परचेज नहीं की, आपको फ्री में मिल गई गिफ्ट विल के थ्रू, तो उसकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है? नहीं, गवर्नमेंट कहती है जो प्रीवियस ओनर के लिए थी। सिमिलरली मैंने अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया, तो मैंने इक्विटी शेयर्स के लिए तो एक पैसा ही पे नहीं किया, मैंने तो डिवेंचर परचेज किए थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर थे,
उन्होंने ऑप्शन दी कि कन्वर्टेबल डिवेंचर को अब आप 3 साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। मैंने उस ऑप्शन को फॉलो कर लिया और मेरे को इक्विटी शेयर मिल गए। अब इक्विटी शेयर फ्री में थोड़ा मिले हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, जितने में मैंने डिवेंचर परचेस किए थे। तो ये ऐसे लॉ में लिखा है, कहाँ, सेक्शन 49 में। तो एक बार पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है इसके अंडर। तो सबसे पहले कह रहा है, पर्सन बिकम्स द ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट not only by purchase but also by several other methods. Section 49 gives guideline as to how to compute the cost under different circumstances. तो एक एक करके बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट, in the following cases cost of acquisition of the asset shall be deemed to be cost for which previous owner of the property acquired it. To this cost of improvement to the asset incurred by previous owner or assessee must be added. हालांकि हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आगे पढ़ेंगे कि अगर इंप्रूवमेंट पे खर्च फर्स्ट फॉर 2001 से पहले किया हो, चाहे प्रीवियस ओनर ने और चाहे एसएससी जो उसको सेल कर रहा है, इट विल बी इग्नोर्ड। लेकिन उसके बाद अगर खर्च किया है तो वो कंसीडर होगा। वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। अब ये 3 केसेस बता रहा है जहां जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट है वही नए वाले ओनर के लिए होगी। आप एसेट के ओनर कैसे बने? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। मैं दोनों चीजें समझाता हूं, टोटल पार्टीशन क्या होता है और पार्शियल पार्टीशन क्या होता है। बच्चों हम लोग ना 3 ब्रदर हैं, ए बी सी। फादर की डेथ के बाद जो फादर के नेम पर प्रॉपर्टी थी वो हम तीनों भाइयों की हो गई। हम इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठा बिजनेस चल रहा है, तो हमारा एचयूएफ है। लेकिन अब हम ब्रदर्स में बनती नहीं है आपस में, तो हमने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाएंगे। तो अगर हम तीनों ब्रदर अलग हो जाएंगे, पूरी तरह से पार्टीशन माना जाएगा। तो उस केस में मेरे हिस्से में पेरेंटल हाउस आ गया। तो पेरेंटल हाउस मैंने परचेज थोड़ा किया है, वो मेरे फादर साहब ने परचेज किया था, मेरे को तो हिस्से में मिला है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके लिए कॉस्ट वही होगी जो प्रीवियस ओनर के लिए थी। और पार्शियल पार्टीशन क्या होता है, मेरी बाकी दोनों भाइयों से नहीं बनती, उनकी तो आपस में बनती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपना हिस्सा दे दो। वो लोग पार्टीशन नहीं करना चाहते, तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया सिर्फ। तो वहां टोटल पार्टीशन नहीं हुआ एचयूएफ का, पार्शियल पार्टीशन हुआ है। तो जो ब्रदर अलग हो रहा है फैमिली से, उसको जो उसका हिस्सा मिल रहा है वो खरीद तोड़ा रहा है फैमिली से। तो उस केस में उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, जो प्रीवियस ओनर के लिए थी, जो उस एचयूएफ उसके फादर के लिए थी, वही उसके लिए मानी जाएगी। सिमिलरली अगर हमें एसेट गिफ्ट या विल के थ्रू मिलती है। और लास्ट वन, अंडर एनी ट्रांसफर। बच्चों पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है, तो जिसने परचेज किए हैं वो होल्डिंग कंपनी है और जिसके परचेज किए गए हैं वो सब्सिडरी कंपनी है। यही होल्डिंग 100% भी की जा सकती है, तो उसको होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। तो यहां पर होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है कि अगर कोई ट्रांसफर होल्डिंग कंपनी से अपनी 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी से अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को की जाती है, क्योंकि उन दोनों कंपनियों में अंतर है ही नहीं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 100% होल्डिंग ले ली, तो दूसरे वाली कंपनी पहली कंपनी की ही तो है, उसमें जब किसी बाहर वाले की कोई शेयरिंग ही नहीं है। तो आपस में अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो भले ही होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सेल थोड़ा हुई है। बच्चों एक पर्सन के बिजनेस की 2 ब्रांच है, वो पर्सन सोल प्रोप्राइटर है। एक ब्रांच में कुछ सामान पड़ा है, फर्नीचर वगैरह, जो यूज नहीं होना, उसने अपनी दूसरी ब्रांच में भेज दिया। तो पहली ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे पहुंच गया, लेकिन बेचा थोड़ा है, सेल थोड़ा की गई है। तो वो नॉन ट्रांसफर ट्रांजैक्शन होती है, वहां पर कोई कैपिटल गेन लॉस नहीं आता। लेकिन सेकंड ब्रांच के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो पहले वाली ब्रांच के लिए थी। तो सिमिलरली यहां पर इन तीनों सिचुएशन में कॉस्ट नए वाले ओनर के लिए क्या होगी,
जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट थी, उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ट्रांजैक्शन माना ही नहीं जाता, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई हो। कैपिटल गेन लॉस नहीं आता, जब नए वाला ओनर बेचेगा तब कैपिटल गेन या लॉस आएगा। तो यहां लिखता है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट इज द कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट एज इंक्रीज बाय द कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट of the asset incurred or borne by previous owner or the assessee, as the case may be. Accordingly, section 242A provides that in all such cases, for determining the period for which capital asset is held by the transferee, period of holding of the asset by the previous owner shall also be considered. हमने पढ़ा था इंक्लूजन में कि प्रीवियस ओनर वाला पीरियड इन केसेस में इंक्लूड होता है। सेकंड है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अब बच्चों पहले ये समझते हैं, जो कंपनियां मर्ज हो रही होती हैं, खत्म हो रही होती है नई कंपनी में, वो जो कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि वो मर्ज होकर एक नई कंपनी बना रही हैं, तो जो ओवर हो रही हैं उनको बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनीज, और जो नई बन रही होती है उनको मिलाने के बाद दैट इज कॉल्ड अमलगमेटेड कंपनीज, अमलगमेटेड कंपनी। तो यहां क्या कह रहा है, वेयर द शेयर होल्डर ऑफ एन अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी का मतलब जो खत्म हो रही है, गेट्स द शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, उसको नई कंपनी के शेयर मिल गए, इन ल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द अमलगमेटिंग कंपनी, the cost of acquisition of such shares of the amalgamated company shall be deemed to be the cost of acquisition of such share of the amalgamating company। अब मैंने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे थे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मर्ज करके एक नई कंपनी बना रहे हैं सी लिमिटेड, तो मेरे ए लिमिटेड के शेयर के बदले मुझे सी लिमिटेड के शेयर दे दिए गए, तो उस केस में मेरे सी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट क्या है, जितने में मैंने ए लिमिटेड के शेयर परचेज किए थे, वो क्लियर लिख रहा है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर डिवेंचर एक्वायर्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे, सेम अभी प्रेफरेंस शेयर में आएगा, उसमें आपको ऑप्शन मिली कि आप नए शेयर डिवेंचर खरीद सकते हो इन पुरानों की जगह इतने साल बाद, आपने उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, तो उस केस में नए जो आपको शेयर डिवेंचर मिले हैं उनकी कॉस्ट क्या है, जितने में हमने पुराने परचेज किए थे। As regards debenture, debenture stock, deposit certificate acquired by any person, or the cost of acquisition of share debenture issued on such conversion shall be deemed to be that part of the cost of debenture, debenture stock, deposit certificate in relation to which such an asset is acquired by the assessee। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एक कंपनी के 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर परचेज की, एक डिवेंचर 100 रुपए का था, 10 लाख के थे, वो कन्वर्टेबल हैं तो मतलब हमें बाद में जाकर ऑप्शन मिलेगी, तो 3 इयर्स आफ्टर मेरे पास ऑप्शन आई कि आप अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। मैंने क्या किया, आधे डिवेंचर को कन्वर्ट कराया इनटू इक्विटी शेयर्स, बाकियों को रख लिया क्योंकि 8 साल बाद उनका रिडम्पशन होना था कि रिडम्पशन पे पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने 5000 कन्वर्टेड कराए हैं, इसके बदले में मुझे 1000 शेयर्स मिले क्योंकि उन्होंने 5:1 की रेशो रखी थी। तो इन 1000 इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी, जो 5000 डिवेंचर की कॉस्ट है, जितने में मैंने 5000 डिवेंचर परचेज किए थे, यही लिख रहा है ये। और इससे नेक्स्ट बच्चों, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर। बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स हम जानते हैं, जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले में ESOP स्कीम लेकर आती हैं कंपनियां, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए। अब हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए मार्केट रेट से सस्ते, जिस दिन हमें शेयर अलॉट किए गए उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी बच्चों 3 लाख रुपए, और कंपनी ने एज ए एम्प्लॉय मुझे वो शेयर्स दिए हैं, प्राइस पे दिए हैं 2 लाख रुपए। तो सबसे पहली चीज, ये जो 1 लाख रुपए कंपनी ने कम लिए है ना, ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगी। हमने सैलरी हेड में पढ़ा है, स्वेट इक्विटी शेयर अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर देती है फेयर मार्केट वैल्यू से कम, तो फेयर मार्केट वैल्यू और अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, उस दोनों का डिफरेंस जो है वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। 1 लाख रुपए पहले से टैक्सेबल हो चुके हैं सैलरी हेड में, और मैंने थोड़े टाइम बाद उन शेयर्स को बेच दिया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी, 3 लाख रुपीस, ना कि 2 लाख,
क्यों? मैंने 2 लाख उस टाइम पे किए थे, लेकिन 1 लाख रुपए परक्विजिट मानकर मेरे हैंड में टैक्सेबल भी तो कर लिए थे। तो ये थोड़ा अब भी 2 लाख कॉस्ट बोली जाएगी। तो अब कॉस्ट क्या बोली जाएगी? उस डेट जब अलॉट किए थे उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो कैसे लिखता है? वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस from the transfer of specified security or sweat equity share which has already been taxed under the head salary as perquisite, cost of acquisition of such security or share shall be fair market value which has been taken into account for the purpose of valuation of perquisite। तो perquisite की वैल्यूएशन के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की गई है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाएगा बच्चों। और इससे नेक्स्ट है cost of acquisition of equity share received at the time of conversion of preference shares। जैसे अभी डिवेंचर का पढ़ा है ना, सेम बच्चों, अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं और कुछ टाइम बाद आप उसको कन्वर्ट करा लेते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट वही होगी जितने में आपने प्रेफरेंस शेयर परचेज किए थे। Cost of acquisition of the equity share of a company which became the property of the assessee in consideration of transfer of preference share shall be deemed to be that part of the cost of preference share in relation to which such asset is acquired by assessee। that part इसलिए बोलता है कि मान लो आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 2000 थे और उसमें से आपने सिर्फ 1500 कन्वर्ट कराए और इक्विटी शेयर उसके बदले में आपको 750 मिले, तो 750 इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट क्या है? जो 1500 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपने पे किए थे। 500 प्रेफरेंस शेयर तो आपके पास अपने पास ही पड़े हैं। और इसके बाद है बच्चों 6 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 to 10। ये ना हमने अदर सोर्सेज में गिफ्ट का पॉइंट पढ़ा था। तो मैं ना एक बात बताऊंगा, आप पूरे ध्यान से समझना क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड है और क्लोज फ्रेंड है। अब फ्रेंड है तो रिलेटिव में नहीं आता, अनरिलेटेड पर्सन। उसने ना बच्चों मुझे एक रिंग गिफ्ट की, गोल्ड रिंग थी और उसकी वैल्यू थी 1,50,000 रुपए। तो क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो गया तो मेरे हैंड में हो गया अमाउंट टैक्सेबल गिफ्ट मानकर। तो 1,50,000 रुपए मेरी उस ईयर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन गई। अब मैंने उस रिंग को 2 साल बाद बेच दिया। तो बेचते हैं तो सेल कंसिडरेशन तो जितने में सेल हुई है, क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्योंकि वो अमाउंट रिलेटिव से नहीं मिला जो सबसे पहले पॉइंट में कवर हो जाए, वो मिला है अनरिलेटेड पर्सन से जो कि टैक्सेबल हुआ है। कौन से सेक्शन के अंडर? 56 to 10 के अंडर। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने तो उससे कई साल पहले परचेज की थी वो रिंग। उस टाइम पे तो उसने सिर्फ 50,000 की परचेज की थी, जब मुझे दी वो 1,50 की थी। तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो 1,50 माना मेरी इनकम को, तो गवर्नमेंट कहती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 1,50 मानी जाएगी। तो क्या कहा? वेयर द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी विच हैज बीन सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 to 10, the cost of acquisition of the property shall be deemed to be value taken into account for the purpose of section 56 to 10। उस टाइम पे जो वैल्यू कंसीडर की गई थी उसी को आपकी क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर यही फ्रेंड की बजाय ब्रदर से मिली होती, वो रिलेटिव में कवर होता है, तो उसके ऊपर 56 to 10 अप्लाई ही नहीं होता। तो उस केस में कॉस्ट क्या होती? जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट थी, जो 49(1) हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है। 7th पॉइंट, cost of acquisition of capital asset being share in the project referred under section 45(5)। बच्चों मैं पहले ये समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। इनको स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों मैं जब आगे 45(5)A कवर करूंगा तो उसके अंदर इसका मीनिंग दोबारा से आएगा। मैं इसको 2 बार इसलिए लिखवाना, एक बार लिखवाना और एक बार पढ़ाना इसलिए चाहता हूँ कि बच्चे के माइंड में सेट हो कि ये है क्या स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। बच्चों हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग ना, उनके पास बहुत बढ़िया कॉलोनी में अपना मकान है लेकिन बहुत पुराना बना हुआ, एरिया भी अच्छा खासा है, लेकिन उनके पास डेवलप करने के लिए पैसे नहीं। तो उन लोगों के पास ना जनरली डीलर लोग ऑप्शन लेकर पहुंचते हैं कि हम इसको डेवलप कर देते हैं, 4 फ्लैट बना देंगे, 1 आपको दे देंगे या 2 आपको दे देंगे, 2 हम रख लेंगे। उन लोगों को पता है हमारे पास ना तो अभी कोई इनकम का ऐसा सोर्स है कि हम फ्यूचर में भी इसको डेवलप कर सके, ना ऐसे बेकार मकान में हम रह रहे हैं। मतलब पोश एरिया बोले जाते हैं बहुत, कि बहुत महंगे एरिया हैं। अब वो लोग उसको बेचकर किसी और जगह लेकर क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से रह रहे होते हैं, वो लोग हैबिचुअल हैं, ओल्ड एज हो चुकी है, बच्चे बाहर फॉरेन में सेट हैं, तो उनके पास पैसे हैं नहीं जिससे वो क्या कर सके? डेवलप कर सके।
तो वो लोग इस ऑप्शन में ले लेते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिल जाएगा, फ्लैट। जनरली क्या करते हैं, वो एक फ्लैट दे देते हैं और कुछ कैश दे देते हैं, या फिर 2 फ्लैट दे देते हैं उनको। बाकी 2 फ्लैट किसके हैं, जिसने डेवलप किया है, तो उसको कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। तो एक बार बच्चों स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट का मीनिंग लिखते हैं और फिर समझेंगे कि यहाँ वो क्या समझाना चाहता है। और यही चीज बच्चों रिपीट होगी कब, जब अभी हम 45(5)A पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम से वो क्लियर करेगा कि क्या कहना चाहता है वो 45(5)A में। तो एक बार बच्चों पहले मीनिंग लिखते हैं, 45(5)A सेक्शन के अंदर क्या है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड ऐसे लिख लेते हैं, सेक्शन 45(5)A, ये बच्चों हमारे हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। मीन्स द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, एक तरह से ना रजिस्टर्ड होते हैं। आप एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे आज किसी कॉम्प्लेक्स में दुकान लेनी, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स में क्या लेनी हो, दुकान, तो आप मानोगे, दुकान है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ना तो जमीन मेरी है और ना ही छत मेरी है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट फ्लोर पे एक स्पेस में जगह ली है, तब भी उसकी रजिस्ट्री होती है, सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो यहां पर क्या हम सीख रहे हैं, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स मींस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन ओइंग, जो पर्सन मालिक है बच्चों, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और वो अब एग्री कर लेता है। आप सोचेंगे बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग पुरानी बनी होती है बच्चों, टू अलो अनदर पर्सन टू डेवलप ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑन सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन कंसिडरेशन। अब जिसकी जगह है उसको क्या मिलने वाला है, ऑफ ए शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट वेदर विद और विदाउट। हो सकता है कुछ कैश भी मिले और हो सकता है कैश का कोई प्रोविजन ना हो, वो आपको 2 फ्लैट दे रहा है इस तरह से, वेदर विद और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश। हो सकता है कि कुछ कैश का भी प्रोविजन हो। तो अब यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है वो समझा रहा हूं बच्चों। क्या हुआ कि मान लेते हैं ए और मिसिस ए, वो ए के नाम पर है, तो हम सिर्फ ए को एक बार कंसंट्रेट करते हैं। इसने एग्रीमेंट कर लिया एक डीलर के साथ, मैं डीलर की जगह कह सकता हूं बिल्डर के साथ, जो उस बिल्डिंग को डेवलप करेगा। 2 फ्लैट्स इसको पास ऑन करेगा और 2 फ्लैट रखेगा आप। अब आप नॉर्मल समझो बच्चों, ये जो 2 फ्लैट इसको दिए गए, इस फ्लैट की जिस दिन दी गई, जिस दिन दिए गए हैं उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है एक फ्लैट की 1 करोड़, तो 2 फ्लैट की कितनी हो गई, 2 करोड़। अब चाहिए अपने पास रखे, आगे बेचे, बिल्डर को कोई लेना देना नहीं, 2 फ्लैट की ओनरशिप इसको पास ऑन हो गई। तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इस पर्सन के हैंड में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। सेल कंसिडरेशन क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट। अगर कुछ कैश मिला होता तो वो इसमें ऐड हो जाता, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में ये लैंड बिल्डिंग या बोथ खरीदी थी इसने पास्ट में, तो कैपिटल गेन लॉस आ जाएगा। अब आगे मुझे ये सिखाना है कि कल को अगर ये इन 2 फ्लैट को सेल कर देता है, जो इसको यहां पर शेयर के तौर पर मिले थे, अभी तो इसका कैपिटल गेन कैसे निकला कि उन फ्लैट की फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का पुराना लैंड और बिल्डिंग और बोथ था उसको घटाकर कैलकुलेट हुआ है। और कल को इसने अपना ये 2 करोड़ वाले दोनों फ्लैट 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिए। तो आप जब दोबारा फर्दर सेल करेंगे अपने शेयर की, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, मैं कहूंगा उस टाइम की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जब हमें वो अलॉट हुए थे।
आप यूं कह सकते हो कि उस टाइम का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उस टाइम पे जो सेल कंसिडरेशन माना गया था हमारे हैंड में, वही हमारे हैंड में दोबारा क्या बन जाएगी, कॉस्ट। क्योंकि हमें तो उस टाइम पे कैश मिला ही नहीं, हमें तो फ्लैट मिले थे, तो 2,50,00,000 के बिके, उस टाइम पे 2 करोड़ के थे, तो 2 करोड़ रुपए को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मान लो एक पर्सन ने एग्रीमेंट किया डीलर के साथ, ये बिल्डर है, मैंने आपके साथ कर लिया एग्रीमेंट कि ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर आप मुझे दोगे, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर आप रखोगे, आप एक बिल्डर हो और मेरी वो जगह है। अब आपने डेवलप करनी शुरू की, लेकिन उसी बीच ये हमारा झगड़ा हो गया, क्योंकि जब आप ग्राउंड फ्लोर डेवलप कर रहे थे मैं वहीं साथ आके खड़ा होता था कि किस तरह से बन रहा है, तो मैंने कई जगह पर आपके साथ आर्गुमेंट किया कि नहीं मेरे को ये चीज ऐसे चाहिए, लेकिन आपस में बहस हो गई। तो अब मेरा मन ऐसे बना कि मेरे को इस पर्सन के साथ ये मेरे को चाहिए ही नहीं जगह, तो मैंने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ही सेल कर दिया। ये नहीं है प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन सेल नहीं होती, सेल हो जाती है, बायर चाहिए बस आपको, मे बी वो डीलर ही खरीद ले, मे बी कोई और परचेज कर ले। तो हमने प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले अगर सेल कर दी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो फिर 45(5)(a) एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉर्मल जैसे प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस तरह का सिस्टम हो जाएगा। मतलब उस केस में ये स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस स्पेशल प्रोविजन को तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट के तौर पर दे रखा है, लेकिन अगर वो कंप्लीशन से पहले ही सेल कर दिए जाते हैं तो फिर तो जिस ईयर ट्रांसफर किए गए हैं, तो वो अभी बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं पहले यहाँ कैसे लिखा है। सिर्फ मुझे एक चीज समझानी लास्ट मतलब मुश्किल लगती है, जब कोई पॉइंट आगे के पॉइंट से रिलेटेड हो, मतलब पीछे पढ़ रखा हो बात अलग है, अब वहां क्या फंस जाता है, मैं यहाँ से छोड़ के वहां जाऊं तो वो एक अजीब बात है, 45(1)(a) पढ़ाया नहीं, 2 पढ़ाया नहीं, पहले वहां पहुंच गया, तो ये माइनर सी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। देखो, वेयर द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग शेयर इन द प्रोजेक्ट, जब हम जानते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब यही है कि हमें उस प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा जो नई डेवलप हुई है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, रेफर टू इन सेक्शन 45(5)(a) which is chargeable to tax in the previous year in which completion of certificate for the whole or part of the project is issued by the competent authority. Cost of acquisition of such asset shall be the amount which is deemed as full value of consideration in that subsection. मतलब जब आपको ये अलॉट किया गया उस टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो आपके हैंड में सेल कंसिडरेशन मानी गई, जिसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलते हैं। और कल को आप अपने वाले शेयर को बेच रहे हो तो उस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आप कहोगे जब हमारे हाथ में आए थे, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था उस टाइम पे जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, जिसको हमारे लिए क्या माना गया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। However, this does not apply to a capital asset being share in the project which is transferred on or before the date of issue of said completion certificate. हालांकि ये जो बात कर रहा है ये तब अप्लाई नहीं होगी जब कंप्लीशन से पहले ही अपने शेयर्स को सेल कर दिया गया। तो 45(5)(a) के लिए बच्चों वेट करते हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, उसमें हम इसको डिटेल कर लेंगे, वहां ये बात लिखी हुई दोबारा आएगी। और इससे नेक्स्ट है बच्चों 8th point, cost of acquisition of a capital asset which was used by assessee as an inventory. अब ये कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास पहले कोई चीज इन्वेंट्री के तौर पर थी और आपने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, तो जब आप उस कैपिटल एसेट को बेचोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आएगी। तो पहले तो आपके पास वो किसके तरह थी, इन्वेंट्री की तरह थी। बच्चों पीजीबीपी का चैप्टर याद करो, बेसिस ऑफ चार्ज, उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी ना बच्चों फर्नीचर की है शॉप, हम लोग ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चेयर टेबल के सेट आते हैं और हमारे आगे सेल हो जाते हैं। एक बहुत पॉपुलर सेट है जो हमारे यहाँ से सेल होता है। हमने ना उसके 100 पीसीस मंगवाए थे और हमारे 95 के करीब सेल हो चुके हैं, लेकिन अभी बाहर से उसका इंपोर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि कॉस्ट एकदम से बहुत बढ़ गई है उसकी, तो हम लोग परचेज नहीं कर रहे। तो उन 5 पीसीस में से हमने सोचा कि एक पीस अपने यहाँ यूज कर लेते हैं ऑफिस में, इतना बढ़िया सेट है। तो जब हमने खरीदा था तब तो वो हमारे पास था गुड्स की तरह, मतलब एज ए इन्वेंट्री, और 1 साल बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, क्योंकि आपने अगर अपने ऑफिस में रख लिया फर्नीचर के तौर पर तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगा। लेकिन जब खरीदा था
उस टाइम पे वो एक सेट जो सा हम बात कर रहे हैं वो था 2 लाख रुपए का, और आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है जब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है पहले नंबर पे 1 लाख रुपए जो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस फर्नीचर की क्या हो जाएगी, 3 लाख। कहता है वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट व्हिच वाज यूज्ड बाय एसएससी एज इन्वेंट्री अर्लियर बिफोर इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट, cost of acquisition of such capital assets shall be the fair market value of the inventory as on that date on such conversion determined in prescribed manner। और इसके बाद बच्चों 9th point, where cost for which previous owner acquired the property cannot be ascertained, cost of acquisition to the previous owner means fair market value on the date on which capital asset became property of the previous owner। जैसे मान लो बच्चों मेरी मदर ने ना ज्वेलरी परचेज कर रखी बहुत पुरानी, मतलब अब ये ही नहीं पता वो कितने की परचेज की थी, और वो उनकी डेथ के बाद हमारे पास आ गई हिस्से के तौर पर। तो उस प्रॉपर्टी की, उस ज्वेलरी की में से कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, मैं कहूंगा जो प्रीवियस ओनर के लिए थी। अब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट तो पता ही नहीं है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या होगी, तो आप सिर्फ ये बताओ वो किस दिन एक्वायर्ड की गई, उस डेट की क्या ले ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि ज्वेलरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट को दी वो कंसीडर्ड हो जाएगी। और अगर 1/4/2001 से पहले हो तो आपको पता है दो चीजों में से जो ज्यादा हो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। फेयर मार्केट वैल्यू अब जो सी डेट को मदर ने परचेज की थी या 1/4/2001 को, दोनों में से जो ज्यादा हो गई। तो लॉ में सब चीजों के लिए क्या बने हुए हैं, प्रोविजन बच्चों। और अब नोट है बच्चों, सेकंड नोट हमने पढ़ लिया है ऊपर के साथ, एक बार फर्स्ट नोट देखो। वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। बच्चों अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो एसेट्स ना शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मुझे कंपनी में हिस्से के तौर पर एक लैंड मिला, प्लॉट कह लेता हूं बच्चों। वो प्लॉट जब मुझे मिला उस टाइम पे उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 30 लाख रुपीस, जो कि शेयर्स खरीद रखे हैं, उसके बदले में कंपनी में कैश की बजाय हमें प्लॉट मिल गया कंपनी के लिक्विडेशन पे। तो वो शेयर्स के लिए तो सेल कंसिडरेशन थी जो हमें प्लॉट मिला था, और अब हमने उस प्लॉट को दिया बेच। तो अगर उस प्लॉट को आगे हमने फ्यूचर में 40 लाख का बेचा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आप कहोगे सर 30 लाख। जब लिक्विडेशन हुआ था, जब एसेट मिली थी, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन एंड एसएससी हैज बीन असेस्ड टू कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एसेट अंडर सेक्शन। अभी बच्चों सेक्शन 46 पढ़ने वाले हैं, वो इसी के रिगार्डिंग है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू थी। सेकंड नोट हमने पढ़ लिया है बच्चों, इक्वेशन हमने पढ़ ली है। कुछ स्पेशल सेक्शन है ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, साथ साथ करते चलेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस। पहला 45(1) कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। बच्चों मान लो हमारी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज्ड हो गई, और हमने करा रखा था उसका इंश्योरेंस। तो आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिलेगा, कंपनसेशन। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी एसेट के बदले में ही तो मिल रहा है वो। अब वो हमारी कैपिटल एसेट थी, तो गवर्नमेंट कहती है 45(1) अप्लाई होगा। अब ये सेक्शन क्या कहता है, एक बार पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो हमारी कोई एसेट एक्सीडेंटली डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और हमने उसका करवा रखा है इंश्योरेंस। तो बच्चों नो डाउट इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिलेंगे, पैसे, चाहे मनी चाहे अदर एसेट। वैसे अदर एसेट का कोई प्रोविजन नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ में दे रखा है कि अगर मिलती है अदर एसेट भी, तो वो भी तो एक तरह का कंसिडरेशन ही है ना। तो चाहे अदर एसेट मिली है आपको उसके बदले में, और चाहे आपको मनी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो वो जो है वो उसके केस में सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा हो सकता है कि एसेट आपकी डिस्ट्रॉय डैमेज 1 साल में हो किसी,
जैसे मान लो मेरी 20-21 में एसेट डैमेज हुई, डिस्ट्रॉय हुई, 2021 में हुई डैमेज और पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से 21-22। जब तक मेरे पास कैश आएगा नहीं तो मैं टैक्स दूंगा कैसे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपका कैपिटल गेन हम 21-22 में कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नहीं बना रखा इन्होंने, लेकिन आपको प्रोविजन तो अच्छे से समझना है ना। कैपिटल गेन या लॉस कब कंप्यूट होगा? जब आपको पार्ट या फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको, वैसे वो किस्तों में पैसे देते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक बार इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए, तो जैसे ही पहली किस्त मिल जाएगी उस ईयर में पूरा कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स का बेनिफिट कौन से ईयर तक मिलेगा? जिस ईयर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी, डिस्ट्रक्ट हुई थी, डैमेज हुई थी, उसी ईयर तक का बेनिफिट मिलेगा। समझ गए? तो एक बार देखो बच्चों, पढ़ते हैं। कैपिटल गेन in case of amount received from an insurer on account of damage or destruction of any capital asset। मतलब आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, डैमेज हुई है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिले हैं बच्चों? पैसे। तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा वो समझा रहा है 45(1)(a)। Where any person receive at any time during the previous year any money or other asset under any insurance from an insurer on account of damage to or destruction of any capital asset as a result of। ये वो सिचुएशन बता रखी हैं कि जिनके कारण आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई हो। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, कोई भी दंगे, कोई भी सिविल डिस्टर्बेंस होती है उसके अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है कि दो तरह के लोगों में झगड़ा होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में, तो उन्होंने मान लो उनकी सारी दुकानें जला दी, मतलब एक पक्ष के लोगों ने, तो वो उनकी कैपिटल एसेट थी। अब वो कैसे गई, डैमेज हुई, डिस्ट्रक्ट हुई? राइट्स के कारण, सिविल डिस्टर्बेंस के कारण। समझ गए ना? तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम तो मिलेगा। तो उस केस में सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा कैपिटल गेन लॉस के लिए? 45(1)(a)। बात समझ रहे हो बच्चों? इसी तरह एक्सीडेंटल, फायर और एक्सप्लोजन, एक ये भी कारण है डैमेज डिस्ट्रक्शन होने का। कई बार हम देखते हैं किसी की दुकान में आग लग गई, पता लगा शॉर्ट सर्किट हुआ था। समझ गए ना? शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके कारण ऐसा हो गया, एक्सीडेंटल है ये। और एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कम्बेटिंग एन एनिमी वेदर विद और विदाउट ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। 45(1)(a) कि उस केस में जो क्लेम मिलेगा उसके केस में कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट होगा। क्या बना रखा है आगे, पढ़ते हैं। देन any profit or gains arising from receipts of such money or other assets shall be chargeable to tax under the head capital gains। तो बच्चों इसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल गेन। The income shall be deemed to be the income of the previous year in which such money or other asset is received। Indexation of cost of acquisition and improvement if required will be done till the previous year in which asset is destroyed। मतलब आपको कैपिटल गेन या लॉस कंप्यूट कब करना है? जब पैसे मिलेंगे। लेकिन इंडेक्स का बेनिफिट कब तक रहेगा? जब आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी, डैमेज्ड हुई थी। बताओ बच्चों, समझ आया? तो और आगे कहता है, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द वैल्यू ऑफ एनी मनी और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब मेरे से कोई पूछे ग्रोस कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, मैं कहूंगा जो पैसे मिले हैं। अगर उसके बदले में कोई और एसेट मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीट्स। वैसे जो हमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं मैच्योरिटी पर, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था जब कैपिटल एसेट का मीनिंग पढ़ा था बी पॉइंट, कि अगर हमने यूलिप ले रखी है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, और प्रीमियम पेएबल जो है वो 2,50,000 रुपए से ज्यादा है फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी, और एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है, तो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 250 इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप्स in a case where premium is payable by a person for more than one ULIP issued on or after 1 फरवरी 2021। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि इसका मैच्योरिटी अमाउंट उस केस में एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बल्कि इसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो आपने प्रीमियम पे किया है। तो उन्होंने कहा वो प्रेस्क्राइब मैनर में डिटरमाइन करेंगे, लेकिन वो एग्जाम्प्ट नहीं है 10(10)(d) में। ऐसे लिखा है, वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) डज नॉट अप्लाई। वो क्यों नहीं होती? इन दो कारणों से, कि अगर एक ही पॉलिसी है तो प्रीमियम किसी भी ईयर में टर्म्स ऑफ द पॉलिसी 250 से ज्यादा था, और या फिर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो एग्रीगेट अमाउंट
किसी भी प्रीवियस ईयर में उन यूलिप के रिगार्डिंग 2,50,000 से ज्यादा था, देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसीट्स ऑफ सच अमाउंट बाय सच पर्सन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। हमें पता है जब वो कैपिटल एसेट है तो जब वो पैसे मिलेंगे डिफरेंस करके कैपिटल गेन ही आएगा, एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट वाज रिसीव्ड। इनकम टैक्सेबल शैल बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन आता है कि ऐसे केस में इनकम कंप्यूट कैसे होगी। गवर्नमेंट ने कहा हम प्रेस्क्राइब मैनर बताएंगे। वो है क्या, जितने रुपए मिल रहे हैं वो सेल कंसिडरेशन हो गया, और जितने रुपए आपने प्रीमियम की फॉर्म में दिए हैं वो हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो डिफरेंस करके कैपिटल गेन लॉस आ जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने ना तो कोई क्वेश्चन बना रखे और ना ही प्रोविजन को, मैं तो आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये है क्या, आपको बता नहीं रखा, तो मतलब वो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि डेट इज कैपिटल एसेट, जो हम यूलिप ले लेते हैं जहां प्रीमियम पेएबल 2,50,000 रुपए पर एनम से ज्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सच पॉलिसी। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और उस केस में कैपिटल गेन। तो पहले रफली समझ लेते हैं फिर लाइन टू लाइन पढ़ ले। बच्चों एक पर्सन ने ज्वेलरी परचेज की थी 2002 थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ज्वेलरी की शॉप खोलूं, लेकिन वो जॉब कर रहा था, अच्छी पोस्ट पे है बच्चों जॉब में, तो उसने अभी जॉब छोड़ी नहीं। उसने सोच रखा था कि मैं फ्यूचर में अपनी ज्वेलरी का बिजनेस खोलूंगा। तो जब खरीदी तो ज्वेलरी उसके लिए कैपिटल एसेट थी। 2018-19 में बच्चों उसने रिटायरमेंट लेकर अपनी ज्वेलरी की शॉप खोल ली। तो जो उसने ज्वेलरी 2 दिन में खरीदी थी उसको कन्वर्ट कर दिया 18-19 में बिजनेस की कैपिटल एसेट में, और 21-22 में उसकी दुकान से वो ज्वेलरी सेल हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि अब तो गवर्नमेंट कहती है जब ज्वेलरी दुकान से भी की है तो बिजनेस इनकम, और जब कन्वर्ट कराई थी उस पीरियड में जो वैल्यू बढ़ी है वो कैपिटल गेन, ताकि इंडेक्सेशन का सेसी को बेनिफिट मिले। तो 18-19 तक तो आप समझो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको कैपिटल गेन में कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे एक बार मान लेते हैं खरीदी थी 5 लाख की, फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख थी, और बाद में सेल हुई है 22 लाख की, तो 22 माइनस 20 2 लाख रुपए बिजनेस इनकम, और 20 लाख इंडेक्सेशन 5 लाख का करेंगे। सीआईआई ऊपर कौन से ईयर का लेंगे, जब आपने कन्वर्ट करा दिया था कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब 18-19 का, और नीचे जब एक्वायर्ड की थी। एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 45(2) प्रोवाइड्स दैट although such a conversion of capital asset into stock in trade will be a transfer of the previous year in which the asset is so converted। जैसे ही कन्वर्ट कराएंगे उसको ट्रांसफर ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 18-19 में आपने कन्वर्ट कराया लेकिन आप कहोगे सर कैश तो नहीं आया, तो गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन लॉस कंप्यूट 21-22 में होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट 18-19 तक ही मिलेगा, but the capital gain will not arise in the previous year in which asset is so converted. It will arise in the previous year in which such converted asset is sold or otherwise transferred. Indexation of cost of acquisition and improvement, if required, will be done till the previous year in which such conversion took place. मतलब कंसिडरेशन बाद में मिला कब है ये लेना देना नहीं है, जैसे ही कन्वर्ट कराया उस ईयर की डेट तक का ही आपका इंडेक्सेशन होगा। Further, fair market value of the asset as on the date of such conversion shall be deemed to be full value of consideration. कैपिटल गेन के लिए 18-19 में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को क्या मान लिया जाएगा, सेल कंसिडरेशन, और एक्चुअल में जितने की बिकी है सेल प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम एंड टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये बता रहा है कि दोनों कैपिटल गेन और लॉस चार्जेबल होंगे उस ईयर में जब स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअल में बिकेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए कर रखा है ना, मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो क्या वो कैश में कन्वर्ट हुआ, आपने कहा नहीं एसेट तो भाई की भाई मेरे पास ही है, तो फिर मैं टैक्स दूंगा कैसे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कहती है जब आप एक्चुअल में बेच दोगे ना उस ईयर में ये दोनों की कंप्यूटेशन होगी। एक बार क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन 11, आर ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी which was purchased by him on 1st 5/2000 for ₹12 lakh. The said property was destroyed by fire on 3rd 4/2022 and R received a sum of 60 lakh from the insurance company during the year. अब ध्यान देना बच्चों, जो प्रॉपर्टी है वो 1/4/2001 से पहले खरीद रखी है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने रुपए में परचेज की है या फेयर मार्केट वैल्यू 1st 4/2001 को, दोनों में से जो ज्यादा, जो कि 16 लाख है। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है 3rd अप्रैल 2022 को, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में।
और उसी ईयर उसको क्लेम मिल भी गया है, तो मतलब सेम ईयर में कंप्यूटेशन हो जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ अबू प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12 एंड 22-23 103-31 रिस्पेक्टफुली। एक बार करते हैं क्वेश्चन। एसेट वाज destroyed during the previous year and insurance claim was also received during the previous year. So capital gain and benefit of indexation shall be allowed up to the previous year। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वहीं तक बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन भी मिलेगा और कैपिटल गेन भी उसी ईयर कैलकुलेट होगा। अब क्वेश्चन आता है कैपिटल गेन आएगा कैसे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं 60 लाख रुपीस ग्रोस सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो नहीं है। नेट सेल कंसिडरेशन 60 लाख। इसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एसेट फर्स्ट फॉर 2001 से पहले परचेज की है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई जितने में परचेज की है, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट फॉर 2001 विच एवर इज हायर, जो कि 16 लाख है। वैसे ही नोट लिख लेना आप। ऊपर CII प्रीवियस ईयर 22-23 331 और नीचे 12 का 100। ये बच्चों आ रहा है 52,96,000 और डिफरेंस 7,04,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन 12। अब बच्चों यहाँ पर ना सेक्शन 50 भी साथ में अप्लाई होगा। तो सेक्शन 50 हमने पढ़ना तो अभी आगे, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन PGBP के चैप्टर में सीखा था। जब सारा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है ना, तो अगर सेल कंसिडरेशन, मतलब दो केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। पहला, जब सारा ब्लॉक ही ट्रांसफर हो जाए फिर तो कैपिटल गेन या लॉस तो आएगा ही सही, और या फिर पार्ट ऑफ द ब्लॉक का सेल कंसिडरेशन पूरे ब्लॉक की WDV से क्या हो, ज्यादा। तो एक बार करना सिखाता हूं, वैसे अभी सेक्शन 50 आगे डिटेल में आएगा। क्वेश्चन 12। The written down value of the block of asset as on 1st for 2022 was 5 lakh. An asset of the same block was acquired on 11th May 2022 for 3 lakh. पहले से WDV 5 लाख है, एक नई एसेट खरीदी, पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है 3 लाख। There was a fire on 18 September 2022. The assets were destroyed by fire and assessee received a sum of 11 lakh from the insurance company. अब ये इंश्योरेंस क्लेम 11 लाख मिला है। कंप्यूट द कैपिटल गेन एज्यूमिंग फर्स्ट, मान लो सारी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, क्या वैसे भी कैपिटल गेन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो अमाउंट मिल रहा है ना, वो ब्लॉक पूरे की WDV से ज्यादा है, क्योंकि 5 + 3 8 लाख और आपको मिल रहे हैं 11 लाख। सारी एसेट डिस्ट्रॉय हुई तब तो है ही कैपिटल गेन। अगर पार्ट ऑफ द एसेट डिस्ट्रॉय हुई होती तो भी कैपिटल गेन आता, क्योंकि पार्ट ऑफ द ब्लॉक का सेल कंसिडरेशन पूरे ब्लॉक की WDV से क्या है, ज्यादा है। तो लिख रखा है पार्ट ऑफ द ब्लॉक वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो हम एक बार इसको कर देते हैं अटेम्प्ट, कैसे होगा। दो केसेस करके करेंगे बच्चों। फर्स्ट, हियर all the assets were destroyed by fire. So, as per section 50, there shall be शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। वो तो कंप्यूट होने के बाद पता लगता है, हमें पता है कि गेन आ रहा है। द होल ब्लॉक ऑफ एसेट ceased to be exist
पूरा का पूरा जो ब्लॉक है उन एसेट्स का वो एग्जिस्ट होना बंद हो गया क्योंकि ट्रांसफर हो गया है। सो सेक्शन 32 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। सेक्शन 32 तो तभी लगेगा ना जब ब्लॉक हो, कुछ एसेट्स हो, भले ही नील वैल्यू हो तो डेप्रिसिएशन नील होगा, यहाँ तो ब्लॉक ही नहीं है। सेक्शन 50 जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है। जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला है दैट इज ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं 11 लाख रुपए, और इसी को नेट सेल कंसिडरेशन भी लिख लो क्योंकि एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो नहीं है। इसमें से हम लेस कर देंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब ये डीम्ड कॉस्ट क्या है? जो ब्लॉक की WDV है ना, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट माना जाता है। इंडेक्सेशन होगा नहीं क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है। हमने पढ़ा है कि डेप्रिशिएबल एसेट के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस ही अराइज होता है। WDV ऑफ द होल ब्लॉक, तो वो पूरे ब्लॉक की WDV 8 लाख रुपए है, यह हमने लिख दिया। ये जो 3 लाख रुपीज हैं बच्चों, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेकेंड केस में हम लिखेंगे हियर द सेल कंसिडरेशन ऑफ पार्ट ऑफ द ब्लॉक is exceeding WDV of the whole block. So, as per section 50, there shall be short-term capital gain, STCG होगा। The WDV of the remaining block is nil, क्योंकि सेल कंसिडरेशन ज्यादा है तो ब्लॉक की WDV 0 बच गई। एसेट तो हैं उसमें क्योंकि सारी एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुई। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 इक्वल टू नील, क्योंकि जब ब्लॉक की वैल्यू ही नील है तो डेप्रीशिएशन है तो सही लेकिन वो 0 है। अब कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं, ग्रोस सेल कंसिडरेशन, और इसी में नेट सेल कंसिडरेशन। ये है हमारा 11 लाख प्लस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट, WDV ऑफ द होल ब्लॉक, जो कि यहां पर है 8 लाख रुपीस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 3 लाख। क्वेश्चन 13, X invested 1 lakh on the purchase of gold ornament on 4 January 2005। परचेज फर्स्ट फॉर 2001 के बाद है। He hold the gold ornament as investment. On 12 January 2016, he started a business of dealing in jewelry and convert his holding into stock in trade. तो 2015-16 में उसने ज्वेलरी का अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट थे जो कि 4-5 में उसने खरीदे थे, क्योंकि 4 जनवरी 2005 4-5 में आएगी, वो उसने कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड में। तो गवर्नमेंट कहेगी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन तो 15-16 में हो गई, लेकिन कैपिटल गेन तब कंप्यूट होगा जब ये एक्चुअली बेचेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहीं तक मिलेगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वाज 4 लाख एंड देयरफॉर एक्स क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाय 4 लाख। तो उसने फेयर मार्केट वैल्यू बता दी, कन्वर्जन के टाइम पे 4 लाख रुपए थी। डेबिटेड हिज स्टॉक अकाउंट बाय 4 लाख, क्योंकि जब आप एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो वहां यही तो एंट्री होगी, एसेट्स है तो आप चाहे गुड्स के तौर पर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो या तो लिखेंगे परचेसेस टू कैपिटल या स्टॉक टू कैपिटल। अब ये कह रहा है द गोल्ड ऑर्नामेंट वर नाउ रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस ऑफ एक्स एज स्टॉक इन ट्रेड।
These gold ornament were sold in the previous year 22-23। अब कन्वर्ट तो 15-16 में हो गए थे, लेकिन एक्चुअल में शॉप से उसकी सेल हुए हैं ये गोल्ड ऑर्नामेंट 22-23 में 5 लाख रुपए। तो 5 लाख और 4 लाख का जो डिफरेंस है 1 लाख बिजनेस इनकम। 4 लाख रुपए जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू को मान लिया जाएगा कैपिटल गेन निकालते बाद ग्रोस सेल कंसिडरेशन, जिसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं। सीआईआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 4-5 और 15-16 वो दोनों की ही बताएगा। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला कंप्यूट द कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम, और दूसरा क्वेश्चन व्हाट वुड बी द आंसर इफ गोल्ड ऑर्नामेंट वर हेल्ड बाय एसएससी। अभी भी ना भी के होते तो फिर मैं कहता ना तो कैपिटल गेन आएगा ना बिजनेस इनकम आएगी जब तक वो एक्चुअल में सेल नहीं हो जाते। एक बार करते हैं अटेम्प्ट। तो दो पार्ट में क्वेश्चन होगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हियर गोल्ड ऑर्नामेंट वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। So the capital gains and business income shall arise during the previous year। अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बिजनेस इनकम। मेरे से कोई पूछे कि बिजनेस इनकम कितनी होगी, मैं कहूंगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जितने में स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअल में बिका है 5 लाख माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि 4 लाख है तो ये 1 लाख आपकी बिजनेस इनकम आ गई। इसके बाद बच्चों कैपिटल गेन्स, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फोर लाख। इंडेक्सेशन का बेनिफिट कन्वर्जन ईयर तक मिलेगा, मतलब 15-16। हमने किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चों एसेट जो है वो 1 लाख की है 4-5 में, तो ऊपर सीआईआई 15-16 का 254 और नीचे 4-5 का 113, 2,24,779। ये बच्चों इसमें से लेस कर देंगे 1,75,221। दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसका बी पार्ट है कि अगर मान लो एसेट अभी भी एसएससी के पास एज इट इज हेल्ड हो, इफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर नॉट सोल्ड टिल द एंड ऑफ previous year, then there shall not be any business income and capital gain during the previous year। तो previous year में अभी कोई बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो तो तब आएगा जब वो एक्चुअल में सेल होगी। क्वेश्चन 14, ए इज द ओनर ऑफ ए कार। अब बच्चों कार जो है वो नॉट ए कैपिटल एसेट। अगर एक चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है तो ट्रांसफर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैपिटल गेन लॉस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार पर्सनल इफेक्ट के अंडर कवर होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पस, जब तक वो नहीं कहता कि बिजनेस की है। अब ये कह भी रहा है on 1st 4 2022 he start a business of purchase and sale of motor car, he treat the above car as part of stock in trade of his new business। तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कार को स्टॉक इन ट्रेड में तो वो ट्रांसफर ट्रांजैक्शन तो होगी, लेकिन कार क्या ही नहीं है, तो कैपिटल गेन लॉस थोड़ा राइज हो सकता है। ये कह रहा है ही सेल्स द सेम
on 31st March 2023 and gets a profit of 1 lakh, compute the capital gain if any। तो हम कहेंगे कैपिटल गेन कैसे आएगा, तो हम यहां लिख रहे हैं, आंसर होगा बच्चों, कार इज कवर्ड अंडर पर्सनल इफेक्ट्स, सो इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, इसलिए ये कोई कैपिटल एसेट है ही नहीं। So there will be no capital gain on its conversion into stock in trade। जब कोई चीज कैपिटल एसेट होगी तभी ट्रांसफर पे कैपिटल गेन या लॉस आएगा। क्वेश्चन 15, X convert his capital asset acquired on June 10, 2002 for 60,000। बच्चों 1/4/2001 के बाद खरीदी है, तो जितने में एसेट परचेज किया वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इन स्टॉक इन ट्रेड और मार्च 10, 2020, जिसको आप 1920 कहेंगे, 1920 में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अबू कन्वर्जन वाज 550। तो कन्वर्जन की डेट पर एफएमवी 550 थी। कैपिटल गेन लॉस निकालने में हेल्प होगी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट 1920 तक होगा। He subsequently sells the stock in trade so converted for 6 lakh on 10 June 2022। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में एसेट बिकी है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड, तो उसी ईयर में कैपिटल गेन भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगी। 6 लाख और 550 का डिफरेंस तो बिजनेस इनकम, और 550 और 60,000 का इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन लॉस आएगा। CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, 1920, 22-23 is 105, 289, 331 respectively। Discuss the year of chargeability of capital gain। तो एक बार करते हैं बच्चों। The stock in trade has been sold during the previous year, so the business income and capital gain shall arise during the previous year। सबसे पहले बिजनेस इनकम, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में से बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू घटा देंगे। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 6 लाख लेस एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 550। ये इसमें से लेस किया 50,000 बिजनेस इनकम। अब इसके बाद कैपिटल गेन, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, 5,50,000, और इसमें से लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 60,000, ऊपर CII 1920 का 289 और नीचे 105। ये बच्चों 1,65,143, और हमने इसमें से लेस किया, ये आ रहा है 3,84,857 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन 16, Mr. G convert his capital asset acquired for an amount of 50,000 in June 2003 into stock in trade in the month of November 2019। मतलब जून 2003 का मतलब 1/4/2001 के बाद एसेट खरीद दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3/4, और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है नवंबर 19, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 450। तो यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है।
आगे कहता है द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 650 इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। तो 22-23 जो है हमारा, इसी में बिजनेस इनकम कंप्यूट होगी, कैपिटल गेन आएगा। 650 और 450 का डिफरेंस करेंगे बिजनेस इनकम। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट, एक बार बच्चों करके दिखाते हैं। द स्टॉक इन ट्रेड was transferred during the previous year. So the business income and capital gain shall arise during the previous year. अब सबसे पहले बिजनेस इनकम की तरफ चलते हैं। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 650, इसमें से लेस कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जो कि है 450। ये लेस किया 2 लाख रुपीस। ये बच्चों बिजनेस इनकम आ गई। अब इसके बाद है कैपिटल गेन की टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो कि है 450। और इसमें से लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ऊपर CII 1920 का 289 और नीचे CII 34 का 109। तो ये बच्चों 132,569 लेस करके आ रहा है 3,17,431। दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके साथ ही 45-2 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए। तो आज बच्चों यहीं तक करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। बाय बच्चों।